हेलो स्टूडेंट्स, 12th बोर्ड के 2021 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ में फर्स्ट मार्क में हमारे ये सेकंड वीडियो है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें एंड लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो स्टूडेंट्स, हम लोग इस सेकंड वीडियो में सीरीज़ के सेकंड वीडियो में हम लोग 1 मार्क क्वेश्चन को ही हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग उसी तरह से पिछले वीडियो की तरफ मैं सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन को पहले आपको गो थ्रू होने का मौका दे देता हूँ। पहले आप अपना अटेम्प्ट कर लें, उसके बाद मेरे सॉल्यूशन से आप क्या कर लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा। ठीक है, तो 1 बाय 1 मैं आपको क्वेश्चन पहले दिखा देता हूँ और आप वीडियो को पॉज करते हुए आप क्या कर सकते हैं, अपना अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा आप पहले उसको कर लीजिए, फिर आप उसको कर सकते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर रिज्यूम कीजिए, फिर पॉज कीजिए, फिर रिज्यूम कीजिए। इस तरह से आप क्वेश्चन आपके पास सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे और आप पहले अटेम्प्ट कर लीजिए। फिर अटेम्प्ट करने के बाद आप मेरे सॉल्यूशन पे रिज्यूम करके वीडियो को आप मेरे सॉल्यूशन से अपना मैच कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके कितने सही हैं, कितने गलत हैं, और फाइनली आप अपने आप को एनालाइज कर पाएंगे, है ना, कि आपका प्रिपरेशन किस लेवल का है और कहाँ तक आपका प्रिपरेशन है। ठीक है, तो 1 बाय 1 मैं आपको सारे वीडियो में, ये हमारे पास 24 क्वेश्चंस की लिस्ट हो गए। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं, 1 बाय 1 सॉल्यूशन को देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई इन द इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना, डिपेंड्स अपॉन द आर एस। तो आपको तो अच्छी तरह से पता हो, ई एक्सएल यदि शॉर्ट डाइपोल के लिए हम लोग बात करते हो, ई एक्सएल इक्वल टू 2 kp बाई आर क्यूब होता है, एंड ई इक्वेटोरियल इक्वल टू kp बाई आर क्यूब होता है। तो इज किसी भी एक्सएल पूछता है, इक्वेटोरियल पूछता तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर क्यूब ही होता है ना। तो यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, तो इसलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन इज, तो क्योंकि ई ऐसे लिखे तो r⁻³ हो जाएगा। क्लियर है। एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि चार्ज में ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर होता है ना। क्लियर है, मतलब इसमें एक पावर ज़्यादा होता है, +1 मतलब r⁻³ है इसमें, है ना। इस चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा आप लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एंगल बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज आपको हमेशा पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। हमेशा ये कंसेप्ट ध्यान में रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। इससे रिगार्डिंग ये कंसेप्ट है ना, ऑलवेज इक्विपोटेंशियल सरफेस का एग्जाम्पल कौन सा है, आपका मेटल सरफेस जो भी होंगे, मेटल सरफेस एग्जाम्पल के लिए हो गया कि मेटल सरफेस आर इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल। तो आंसर सी इज योर करेक्ट। द डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज, तो कहीं कहीं आपको तो k = 81 भी मिलेगा, कहीं k = 80 भी मिलेगा, तो दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है, तो 80 यहाँ पे दिया है, तो 80 इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है E.A से डिफाइंड होता है ना, E.A से डिफाइंड होता है, मतलब ये डॉट प्रोडक्ट होता है। तो डॉट प्रोडक्ट आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, इसे जो आप स्केलर प्रोडक्ट है ना, तो इसे जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा, जो रिजल्ट आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा वो स्केलर क्वांटिटी होगा। तो ऑफकोर्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। द पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज एज्यूम्ड एज 0, बिकॉज V इक्वल टू क्या है, V अर्थ आपका स्फीयर है, तो V इक्वल टू k³ होता है, तो अर्थ का जो रेडियस होता है काफ़ी ज़्यादा होता है ना, तो इसलिए इसका V अप्रोक्सीमेटली 0 होता है। ठीक है, अब हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 6 पे अब हम लोग डिस्कशन करते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा मैच ऑफ द फॉलोइंग। ए ऑप्शन ए में दिया गया फिजिकल क्वांटिटी और बी में दिया गया है यूनिट, तो आपको मेजर करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी, तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी में आपको कैपेसिटर का अच्छी तरह से पता होगी, फैराड होता है, और बेसिक यूनिट हम लोग माइक्रो फैराड लेते हैं। तो सी का तो आपका फैराड हो जाएगा।
ठीक है। फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आपको पता होना चाहिए कि रेसिस्टिविटी को ही हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो आपको पता हो कि आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है। तो यहाँ से रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर ई अपॉन एल। तो आर का ओम होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर मीटर, तो यहाँ से आपका ओम मीटर ऑप्शन हो जाएगा। कोई दिक्कत है? तो ओम मीटर आप देखिए, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेसिस्टिविटी बोथ आर सेम थिंग। तो ओम मीटर कहाँ पे है? ओम मीटर कहीं भी आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्या का, एफ दिखाई दे दिया होगा आपको ओम मीटर, ठीक है। और इस तरह से इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में डेल्टा वी, तो डेल्टा वी आपको एक तो पता होगा कि वोल्ट होता है, और आपको एक पता हो डेल्टा वी इक्वल टू ई इंटू डी होता है। तो वोल्ट तो यहाँ पे कहीं भी डायरेक्टली मेरे को नहीं दिखाई दे रहा ऑप्शन, है ना। और एक चीज़ आपको और भी पता होगा कि वर्क डन इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी होता है, ठीक है। तो डेल्टा वी इक्वल टू वर्क डन अपॉन क्यू होगा, और वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जूल एंड, और क्यू को मतलब कुलम्ब, तो जूल पर कुलम्ब आपका आंसर हो जाएगा इसका, है ना। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का जी ऑप्शन हो गया आपका, है ना, क्लियर है। फिर आप इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, तो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस आर का आपको पता हो कि आर का क्या होता है, ओम होता है ना। लेकिन ओम यहाँ पे कोई भी डायरेक्टली नहीं है, तो फार्मूला हम लोग याद करते हैं, वी इक्वल टू आई आर होता है। तो यहाँ से आर इक्वल टू वी बाई आई मिल गया यहाँ से आपको, है ना, आर इक्वल टू वी बाई आई, तो वोल्ट पर एम्पियर। तो वोल्ट पर एम्पियर आपको ऑप्शन ए है। कोई दिक्कत है? फिर आपके पास है पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट आपको बहुत अच्छी तरह से पता होगी, करंट इलेक्ट्रिसिटी में है ऑप्शन ये, है ना। पोटेंशियोमीटर जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें है ये। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट वोल्ट पर यूनिट लेंथ होता है ना, तो V बाई लेंथ, तो वोल्ट पर मीटर, है ना। क्या होगा आपका, वोल्ट पर मीटर इज योर आंसर, वोल्ट पर मीटर इज योर आंसर। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो वोल्ट पर मीटर आपका बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। जब हम लोग क्वेश्चन नंबर लंबी को मैच करना है, क्लियर है। तो कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, तो आपको बहुत अच्छी तरह से पता होगा कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर हुज वन प्लेट इज एट इन्फिनिटी। तो आपका इसका 5 होगा, है ना, 5 होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है। और यदि इस तरह कोई कैपेसिटर होता है, इसका अनदर प्लेट इज नॉट इन्फिनिटी, और इसका रेडियस यदि R1 है और इसका रेडियस यदि R2 है, तो इसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 बाई R2 माइनस R1। तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए, क्लियर है। पोटेंशियल ग्रेडियंट में अभी आपको बताया कि वोल्ट पर यूनिट लेंथ, तो इसका थर्ड हो जाएगा। मैग्नेटिक मोमेंट आपको पढ़िएगा फोर्थ चैप्टर में, एम इक्वल टू आई इंटू ए होता है ना। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला आई इंटू ए होता है, तो आई ए आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा, है ना। मैग्नेटिक मोमेंट फोर्थ ऑप्शन, क्लियर है। मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन आपको ऐसे दिया जाता है, कोई करंट कैरिंग कॉइल है तो राइट हैंड थंब रूल से इसका दिया जाता है, राइट हैंड थंब रूल से, है ना, राइट हैंड थंब रूल से आप दीजिएगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन, यदि आई का करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन ऐसे होगा, ठीक है। एनर्जी ऑफ फोटोन, तो एनर्जी ऑफ फोटोन ई इक्वल टू एच न्यू और एच सी बाई लेमडा, है ना। तो यहाँ से आपके पास सेकंड ऑप्शन हो गया, और एक जो बचा आपके पास फर्स्ट ऑप्शन से मैच हो जाएगा। कोई दिक्कत है? तो कंडक्टिविटी ऑफ ए सुपर कंडक्टर, ठीक है, क्लियर है। तो सिग्मा जहाँ पे कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ए चार्ज क्यू इज मूव्ड फ्रॉम ए पॉइंट ए एबव डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट पी। तो यहाँ पे आपके पास डाइपोल है माइनस क्यू और प्लस क्यू, यहाँ पे एक डाइपोल है, ठीक है, टू ए पॉइंट बी, ए से बी तक मूव कर रहे हैं। तो इन इक्वेटोरियल प्लेन विदाउट एक्सेलरेशन, कोई एक्सेलरेशन के साथ नहीं, कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो वर्क इन द प्रोसेस, तो वर्क डन इक्वल टू आपको पता है कि वर्क डन इक्वल टू क्यू डेल्टा वी होता है, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपको पता है कि इक्वेटोरियल लाइन जो होता है, डाइपोल का जो इक्वेटोरियल लाइन है, इक्वेटोरियल लाइन वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है ना। मतलब इक्वेटोरियल लाइन है ना, इक्वेटोरियल लाइन है। तो इक्वेटोरियल लाइन क्या होता है, इक्विपोटेंशियल लाइन होता है ना, मतलब हर पॉइंट पे, इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है। तो वर्क डन यदि आपका वर्क डन इक्वल टू यदि क्यू डेल्टा वी है, तो इस लाइन पे कोई भी चीज़ आप मूव कीजिएगा
तो डेल्टा वी उसमें जीरो होगा, तो डेल्टा वी जीरो होगा तो वर्क डन भी जीरो होगा, क्योंकि ये जो इक्वेटोरियल लाइन होता है वो इक्विपोटेंशियल लाइन जो होता है वो इक्विपोटेंशियल लाइन भी होता है, इक्विपोटेंशियल लाइन भी होता है, ठीक है, इक्विपोटेंशियल लाइन भी होता है। तो वर्क डन ऑन इक्वेटोरियल लाइन और इक्विपोटेंशियल लाइन और इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो ऑलवेज, क्लियर है, तो जीरो ही होगा आंसर, क्लियर है। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, व्हाट इज द amount of work done in moving a point charge q around a circular arc of radius r at the center of which another charge q is located, है ना। इसमें ये भी इक्विपोटेंशियल का ही क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता होगा कि सेंटर से जो r डिस्टेंस पे पोटेंशियल होता है वो के क्यू बाई आर होता है ना, क्योंकि सभी डिस्टेंस इस सर्कल के हर पॉइंट पे सभी डिस्टेंस कितने हैं, r डिस्टेंस पे होंगे, तो ऑल सर्कल का कोई भी पॉइंट होगा वो सबका पोटेंशियल सेम होगा, तो सर्कल पे कहीं भी आप मूव कीजिएगा तो उस पर वर्क डन हमेशा ही जीरो होगा, तो इसका भी आंसर जीरो ही होगा, क्योंकि डेल्टा वी जीरो है। तो वर्क डन इक्वल टू क्यू डेल्टा वी बहुत ही फेमस फार्मूला है, इससे डायरेक्टली क्वेश्चंस भी आते हैं आपके बोर्ड्स में, आपको इस क्वेश्चन से फेमिलियर होना चाहिए, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट ओ एज शोन इन द फिगर, आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ओ पे प्लस क्यू चार्ज है, एंड इज द पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, वी ए माइनस वी बी, है ना। तो ये मान लीजिए डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस मान लीजिए y है, तो वी ए की वैल्यू कितना होगा, हमें पता है कि पोटेंशियल एट पॉइंट के क्यू बाई आर होता है ना, तो के क्यू बाई एक्स, एंड वी बी की वैल्यू क्या होगी, वी बी की वैल्यू क्या होगी, के क्यू बाई वाई होगी, है ना, कोई दिक्कत है। अब हमसे इज द पोटेंशियल डिफरेंस वी ए एंड माइनस वी बी इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, तो वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी, तो वी ए वैल्यू क्या है, के क्यू बाई एक्स है और के क्यू बाई वाई, तो के क्यू बाई एक्स माइनस के क्यू बाई वाई, है ना। तो आपको क्लियरली दिखाई देगा कि यदि आप सब्सट्रैक्ट कीजिएगा, ये के क्यू बाई एक्स की वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी, क्योंकि बड़ी होगी, है ना, के क्यू बाई एक्स की वैल्यू बड़ी होगी, क्योंकि एक्स छोटा है, वाई बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका के क्यू बाई एक्स का मैग्नीट्यूड के क्यू बाई वाई से बड़ा होगा, तो इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा, है ना। तो दिस आंसर इज योर रॉन्ग, है ना, दिस आंसर इज योर रॉन्ग, आंसर विल बी पॉजिटिव, है ना, आंसर विल बी पॉजिटिव, क्योंकि एक्स छोटा है वाई से, है ना, तो आंसर पॉजिटिव होगा, नहीं कि नेगेटिव होगा, है ना, आंसर विल बी पॉजिटिव, क्लियर है, फाइन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। हाउ डज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है आपका कि हाउ डज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू पॉइंट चार्ज इनक्लोज्ड बाय स्फेरिकल क्वेश्चन सरफेस गेट्स अफेक्टेड व्हेन इट इज रेडिएशन इंक्रीजेस। तो आपको पता होगा कि फ्लक्स इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट होता है ना, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो स्फीयर के अंदर कोई चार्ज क्यू है तो इसका रेडियस बढ़े या घटे, चार्ज इनसाइड तो रिमेन सेम, ठीक है ना। तो सरफेस एरिया से कोई इससे का लेना देना नहीं है, फ्लक्स का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सरफेस एरिया से कोई लेना देना नहीं है। देखिए बाय गॉस थ्योरम फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, कोई दिक्कत तो नो चेंज, सरफेस रेडियस उसका घटे बढ़े कुछ भी हो, है ना, चार्ज इनक्लोज रिमेन सेम, तो नो चेंज, क्लियर। डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट इट्स एसआई यूनिट। तो आपको पता हो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द गिवन एरिया परपेंडिकुलर टू इट, क्लियर है, एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अभी तो मैं आपको जस्ट एक बताया था कि फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है ई डॉट ए से दिया जाता है, और एसआई यूनिट इसका आप दे सकते हैं, है ना, एसआई यूनिट क्या होता है, फ्लक्स इक्वल टू ई इंटू ए, तो आप किसी भी तरीके से दे सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको पता होगा कि न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर कूलम्ब होता है, क्योंकि एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई से, तो न्यूटन पर कूलम्ब हो जाएगा, और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब इसका एक यूनिट हो जाएगा, ठीक है। और यदि आप इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या रखते हैं, डेल्टा वी इक्वल टू ई इंटू डी से, है ना, तो यहाँ से वोल्ट पर मीटर भी होगा इसका यूनिट, और एरिया मीटर स्क्वायर, तो यहाँ से भी आप देखिएगा तो वोल्ट मीटर भी इसका यूनिट होगा, है ना, वोल्ट मीटर। तो दोनों मैंने आपको बता दिया कि ऐसा यूनिट इसका वोल्ट मीटर भी हो सकता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब भी हो सकता है, क्लियर है। तो चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए, है ना, मैचिंग में भी आपको, आपके लिए आ सकता है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, डिफाइन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम, व्हाट इज इट्स एसआई यूनिट। तो आपको बहुत अच्छी तरह से पता होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, है ना, या रिलेटिव परमिटिविटी, है ना, परमिसिविटी या परमिटिविटी जिसको बोलते हैं ना,
वो आपको डिफाइंड होता है एफ नॉट बाई एफ एम, मतलब फोर्स बिटवीन द चार्ज पार्टिकल इन द फ्री स्पेस अपॉन द फोर्स बिटवीन द चार्ज पार्टिकल इन द मीडियम, है ना। फिर इस तरह से आपका ई बाई ई नॉट होता है ना, ई एम बाई ई नॉट, ठीक है, क्लियर है। इस तरह से बहुत सारी 4 तरीके से डिफाइंड होता है, सी बाई सी नॉट भी होता है ना, क्लियर है। कैपेसिटर से भी होता ही है ना, कोई दिक्कत है। और यदि इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में बात करें तो फोर्स ई नॉट बाई ई एम भी होता है ना। तो आपको 4 तरीके से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी को 4 तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं। तो आप इनमें से जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफाइन करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड से कर दिए, फोर्स से डिफाइन करें तो आप फोर्स से डिफाइन कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे इट इज डिफाइन द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हेन एयर इज प्रेजेंट बिटवीन देम टू दैट ऑफ व्हेन गिवन मीडियम इज प्रेजेंट। तो मैं आपको चारों डायरेक्टली एक ही साथ में सब कुछ बता दिया मैं, है ना। तो इस फार्मूला को आप बहुत अच्छी तरह से समझिए, है ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ना, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाई डू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस नॉट फॉर्म क्लोज लूप, है ना। तो इससे एक तो सबसे पहले कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज कंजर्वेटिव इन नेचर, दैट्स वाई। आप तो इसका आंसर डायरेक्टली आप ऐसे बोल सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत है। और एक आंसर है इसका कि फील्ड लाइंस स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स ऑन द सरफेस ऑफ नेगेटिव चार्ज, दैट इज वाई दे डू नॉट फॉर्म ए क्लोज लूप, ठीक है। तो दोनों आप एक साथ लिख दीजिए तो नंबर आपका किसी भी तरीके से नहीं कटेगा, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंजर्वेटिव इन नेचर, दैट्स वाई। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड इन ए विसिनिटी ऑफ कंडक्टिंग सरफेस, ट्रेस द, यहाँ पे आपका प्लस क्यू चार्ज ऐसे रखा हुआ है ना, और प्लेट्स है, ये मेटालिक प्लेट है ना। तो मैं अभी आपको बताया था कि मेटालिक प्लेट्स आर इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो प्लस क्यू से जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इमिनेट निकलेगा वो आपको सरफेस पे परपेंडिकुलरली क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा या टर्मिनेट करेगा, ऐसे, है ना, परपेंडिकुलरली करेगा, है ना, क्लियर है। तो यही आपका डायग्राम है ना, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा और पता है कि मेटल प्लेट्स आर इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। यदि मान लीजिए कि यदि आपका निगेटिव माइनस क्यू रहता और यही क्वेश्चन दे रहता है ऐसे दिया रहता, तब आपका कैसा होता, तो तब आपका ऐसे होता है ना, वहाँ से परपेंडिकुलरली निकलता और चार्ज पार्टिकल पे ऐसे स्ट्राइक होता है ना। तो यहाँ पे डायरेक्शन बस चेंज हो जाता है, बाकी सब कुछ सेम रहता है। तो इस तरह से आपको शो करना पड़ेगा। तो ये बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है ये सब, है ना, जो भी सब सारे बोर्ड के आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से देखिएगा आप लोग। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर विच इनक्लोजेज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आपको पता है कि डाइपोल का मतलब क्या होता है, माइनस क्यू और प्लस क्यू, है ना, सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, माइनस क्यू और प्लस क्यू। तो क्यूब के अंदर जब ये रहेंगे तो चार्ज इनसाइड क्यू क्या, क्यू टोटल कितना हो गया, क्यू इन कितना हो गया, 0 हो गया। तो फ्लक्स इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, अभी तो मैं आपको फॉर्मूला बताया हूँ। तो क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट से 0 हो जाएगा, क्योंकि इनसाइड चार्ज क्यूब के अंदर 0 है, क्योंकि माइनस क्यू और प्लस क्यू मिलकर 0 बन जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, द फिगर शोज द फील्ड लाइन्स पॉजिटिव चार्ज से टर्म निकल रहा है, वो आपको दिखाया जा रहा है ना। व्हाट विल बी द साइन फॉर पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस इन मूविंग अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज फ्रॉम क्यू टू पी, जस्टिफाई, ठीक है, क्यू टू पी। तो एक इससे रिगार्डिंग मैं आपको सबसे पहले कंसेप्ट समझा देता हूँ कि एनी चार्ज मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल एनर्जी टू लोअर पोटेंशियल एनर्जी, कोई भी पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, बट से समझा देता हूँ, लिख भी देता हूँ आपके लोगों के लिए, है ना। हायर पोटेंशियल एनर्जी से लोअर पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में, तो हायर पोटेंशियल एनर्जी से लोअर पोटेंशियल एनर्जी, बट पॉजिटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, बट नेगेटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। एनर्जी के टर्म में ऑल है ना, एनर्जी के टर्म में ऑल चार्जेस हायर पोटेंशियल एनर्जी टू लोअर पोटेंशियल एनर्जी। तो ये कंसेप्ट जिसको पता होगा वो आसानी से इसको सॉल्व कर पाएगा। और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल,
हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो इधर आपका हायर पोटेंशियल है और इधर आपका लोअर पोटेंशियल है। क्लियर है? अब मूविंग अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज फ्रॉम Q टू P, Q टू P, तो मैं आपको बता दिया, अब आराम से आप कर सकते हो। क्लियर है? अपने आप इसको मूव करना है। ठीक है? अब व्हाट विल बी द साइन फॉर पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस इन ए मूविंग, तो हायर पोटेंशियल एनर्जी Q से P मूव कर रहा है, तो कोई भी हो, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी, हायर पोटेंशियल एनर्जी से लोअर, तो ये हायर पोटेंशियल एनर्जी हो गया, ये लोअर पोटेंशियल एनर्जी हो गया, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, यदि यूपी माइनस यूक्यू कीजिएगा तो नेगेटिव आएगा, और यदि यूक्यू माइनस यूपी कीजिएगा तो पॉजिटिव आएगा। कोई दिक्कत है? क्लियर है? तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, है ना, इसके बेसिस पे आपका नेगेटिव है। कोई दिक्कत है? क्लियर है? क्योंकि डेल्टा जब हम लोग चेंज लेते हैं, डेल्टा यू इक्वल टू, तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल लेते हैं, तो इस बेसिस पे आपका वो आंसर है। क्लियर है? तो फाइनल आंसर विल बी नेगेटिव। कोई दिक्कत है? नाउ क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द रिलेशन फॉर पोलराइजेशन P ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो आपको पता होगा P इक्वल टू, ये फार्मूला है ना, काई एम एप्सिलॉन नॉट ई, है ना। क्लियर है? तो ये आपको याद रखना होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 19 पे बढ़ते हैं। ठीक है? द फील्ड लाइंस ऑफ नेगेटिव पॉइंट चार्ज, डज द काइनेटिक एनर्जी फॉर ए स्मॉल नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेज और डिक्रीजेज इन गोइंग फ्रॉम B टू A। ये भी नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज ही मूव कर रहा है, ये भी ध्यान में रखिए, दोनों नेगेटिव ही हैं। B से जो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है वो भी नेगेटिव है, और नेगेटिव चार्ज मूव भी कर रहा है ना, माइनस Q। तो ऑफकोर्स डायरेक्टली बोल सकते हैं कि रिपल्सन होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इधर माइनस Q यदि अप्रोच करेगा नेगेटिव की तरफ, तो रिपल्सन के कारण उसका काइनेटिक एनर्जी कम होगा, वेलोसिटी उसका कम होगा, तो काइनेटिक एनर्जी इसका डिक्रीज होगा ऑफकोर्स। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 20, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगा, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा, ये भी चलिए इससे मैं बता दिया, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगा, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर पाएंगे, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे अप्लाइड है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज अप्लाइड, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, है ना। कोई दिक्कत है? तो एक कमेगा तो दूसरा बढ़ेगा, तभी तो एनर्जी कॉन्स्टेंट रह पाएगा। क्लियर है? तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन को कर पाइएगा। depict the question number 20, depict the electric field lines due to positive charges kept certain distance apart। तो ये तो एनसीईआरटी में डायग्राम्स बनाया हुआ है ना, इसके मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, यदि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, तो मिड पॉइंट पे होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आपको पता है कि शोज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो हमेशा इलेक्ट्रोस्टैट्स में आप हमेशा क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज को आप हमेशा क्या मानते हैं, बेस चार्ज मानते हैं ना। पॉजिटिव चार्ज इज टेकन एज रेफरेंस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इज टेकन एज रेफरेंस चार्ज, है ना। पॉजिटिव चार्ज इज टेकन एज रेफरेंस चार्ज। कुछ भी चीज़ हम लोग डिफाइन करते हैं या डायग्राम बनाते हैं, पॉजिटिव चार्ज को रेफरेंस लेते हुए हम लोग डायग्राम बनाते हैं, है ना। ये चीज़ हमेशा ध्यान में आप लोग रखिएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज इज टेकन एज रेफरेंस चार्ज। क्लियर? यदि यही दोनों नेगेटिव चार्ज रहते हैं तो डायरेक्शन बस एरो का चेंज हो जाता, ठीक है। डायरेक्शन एरो का इस तरफ हो जाता, 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 जब ये दोनों माइनस क्यू होते तब। और बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी 0 रहता, बीच में यहाँ भी 0 ही रहता, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को कर पाएंगे, है ना। तो क्वेश्चन को अच्छी तरह समझना है। क्वेश्चन में आपको तो एक लाइन में बता दूंगा, बट कंसेप्ट सिखाना मेरा मकसद है आप लोगों को, है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, वाई आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स परपेंडिकुलर एट एवरी पॉइंट ऑन द पोटेंशियल सरफेस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, मैं आपको मैथमेटिकली सबसे पहले आपको समझा देता हूँ कि क्यों होता है कि पोटेंशियल सरफेस पे कंडक्टर। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट भी सिखा दिया है ना। तो आपको एक चीज़ तो आपको पता होगा कि डेल्टा वी इज इक्वल टू, या आप ऐसे चलिए यहाँ से देखिए आप, डी वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर होता है ना, माइनस ऑफ ई डॉट डी आर। ई
माइनस ई डॉट डी आर, तो ई डी आर कॉस थीटा आप रख सकते हैं। आपको पता है क्योंकि पोटेंशियल सरफेस है तो डेल्टा वी की वैल्यू क्या होगी, मतलब चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी डेल्टा वी की वैल्यू जीरो होगी। अब माइनस है मेरे यहाँ पे माइनस ई डॉट डी आर, तो माइनस ई डी आर कॉस थीटा। अब ई तो चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है जीरो, ये भी नहीं जीरो है, डी आर भी जीरो नहीं है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन को जीरो होने के लिए कोई तो कम से कम एटलीस्ट जीरो होना चाहिए। ई जीरो नहीं है, डी आर जीरो नहीं है, तो कॉस थीटा जीरो होगा। और कॉस थीटा जीरो कब होता है, थीटा जब 90 डिग्री होता है, मतलब ई और डी आर वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री ही होगा। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हमेशा परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि मेटल सरफेस और इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। तो आप मैथमेटिकली भी इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं या आप एनालिटिकली भी कर सकते हैं, या आप लिख के भी बता सकते हैं इस बात को, है ना। तो इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इज नॉट परपेंडिकुलर देन इट हैव सम पैरेलल कंपोनेंट। सही बात है, यदि कोई भी वेक्टर है, यदि उसका कंपोनेंट ऐसे हो कुछ एंगल पे होगा तो उसका कुछ कंपोनेंट भी होगा, है कि नहीं, पैरेलल कंपोनेंट भी होगा और परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी होगा, दोनों कंपोनेंट होंगे उसके, ठीक है। इन दैट केस वर्क रिक्वायर्ड टू मूव ए चार्ज द सरफेस विल नॉट बी जीरो विच इज अगेंस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड जब होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ये सपोज कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ एंगल बना तो इस तरफ इसे कंपोनेंट ई कॉस थीटा होगा। तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अब पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो वर्क डन इक्वल टू क्यू डेल्टा वी से, वर्क डन इक्वल टू क्यू डेल्टा वी से आप बोल सकते हो कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पे एग्जिस्ट करेगा वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, तो वर्क डन जीरो फिर नहीं होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस कहने का फिर मतलब क्या हुआ, डेल्टा वी जब हो गया तो आप एनालिटिकली भी इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 22। टू इक्वल बॉल्स हैविंग इक्वल पॉजिटिव चार्ज q coulombs are suspended by two insulating strings of equal length. What would be the effect of force on the plastic sheet is inserted between the them? तो ये आपको पता है कि F अभी मैं आपको बताया, क्योंकि प्लास्टिक का कुछ तो K होता है, कि एयर के लिए 1 होता है ना, एयर के लिए या वैक्यूम के लिए 1 होता है ना, कोई दिक्कत है। लेकिन यदि उसके बीच में आ गया तो फोर्स का आपको पता हो कि F इक्वल टू एफ नॉट बाई के होता है, कोई मीडियम आ गया उनके बीच में तो एफ एम इक्वल टू एफ नॉट बाई के होता है। तो डाइलेक्ट्रिक प्लास्टिक है तो प्लास्टिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 से ज़्यादा होगा, क्योंकि एयर का ही सबसे कम होता है, उससे ज़्यादा सब कुछ ज़्यादा ही होता है ना। तो के मेटल के लिए के इन्फिनिटी होता है, के फॉर मेटल इज इन्फिनिटी। इस तरह जैसे जैसे आप बढ़ते जाइएगा तो उनका वैल्यू कुछ ना कुछ होता है। वाटर के लिए अभी आप पढ़े थे कि 80 या 81 के अप्रॉक्स होता है। तो जैसे ही उनके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक रखा गया तो के की वैल्यू हुआ तो फोर्स विल डिक्रीज, क्योंकि आप के से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। तो फोर्स विल डिक्रीज, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 23। द गिवन ग्राफ शोज वेरिएशन ऑफ क्यू वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस वी फॉर टू कैपेसिटर C1 एंड C2. बोथ द कैपेसिटर हैव द सेम separation but plate area of C2 is greater than that of C1. Which line corresponds to C1? सबसे पहली बात कि उन पे Q वर्सेस V ग्राफ है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए Q इक्वल टू CV होता है ना, क्लियर है। अब और Q बाई V आपको क्या देगा, C। तो सबसे पहले आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखिए, Q बाई V आपको देता क्या है। तो क्यू वी का जो स्लोप होगा, क्योंकि क्यू बाई वी वो हमको क्या देगा, कैपेसिटेंस देगा, सबसे पहली बात। तो सी इक्वल टू हमको पता है कि एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होगा, सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी आप सब लोग पढ़ चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, सेम प्लेट सेपरेशन है, प्लेट सेपरेशन, तो डी तो सब दोनों के लिए सेम है, तो सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए है, और जिसका एरिया ज़्यादा होगा उसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा। कोई दिक्कत है, जिसका एरिया ज़्यादा होगा उसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा, ठीक है। और कैपेसिटेंस उसका ज़्यादा होगा जिसका स्लोप ज़्यादा होगा। कोई दिक्कत है, कैपेसिटेंस उसका ज़्यादा होगा जिसका, और C2 का देखिए यहाँ पे ग्रेटर है ना, तो C2 का कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा तो उसका स्लोप भी ज़्यादा होना चाहिए। तो A रिप्रेजेंट फॉर C2 एंड B रिप्रेजेंट फॉर C1। क्लियर, क्लियर है, समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा था, है ना। चीज़ों का एक बार वीडियो पॉज करके आप देख लीजिए,
आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। फिर से रिपीट करके देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस Q1 and Q2 are placed at distance d apart from shown in the figure. The electric field line's intensity is 0 at point P. The line joining them as shown. Write two conclusive that you can draw from this. तो देखिए, इससे रिगार्डिंग मैं आपको कंसेप्ट सिखा देता हूँ, है ना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कंसेप्ट, है ना। देखिए, यदि आपको मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, जैसे ये कोई भी यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है, ठीक है। यदि दोनों सेम नेचर के हैं, या तो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, या ये निगेटिव है, ये निगेटिव है ना। दोनों सेम नेचर के यदि हैं तो जो न्यूट्रल पॉइंट होगा वो इनके कहीं बीच में ही लाई करेगा, ए और बी के बीच में ही कहीं पे न्यूट्रल पॉइंट लाई करेगा। ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखना है। क्लियर है? न्यूट्रल पॉइंट इनके बीच में ही कहीं लाई करेगा, ये बात आपको हमेशा ध्यान में, कहीं भी बीच में। यदि दोनों इक्वल होंगे तो एग्जैक्टली मिडिल में होगा, है ना। ये हमेशा बात आप ध्यान में रखें। अब चलिए, यदि दोनों के नेचर सेम नहीं है, ठीक है, मैग्नीट्यूड अलग अलग है, तो मान लीजिए Q1 है और यहाँ पे -Q2 है ना, मतलब दोनों का नेचर मैं अलग कर दिया, तो न्यूट्रल पॉइंट जो होगा वो इनके कहीं बीच के कहीं लाइन पे होगा, है ना। ए बी के लाइन को ज्वाइनिंग जो लाइन होगा उन पे ही कहीं पे होगा। अब ये डिपेंड करता है कि Q1 की तरफ होगा, Q1 के लेफ्ट में होगा कि Q2 के राइट में होगा। अब ये है, तो जिसका मैग्नीट्यूड छोटा होगा उसके पास में होगा, ये हमेशा ध्यान में रखना है कि जिसका मैग्नीट्यूड छोटा होगा उसके पास में होगा। यदि Q1 का मैग्नीट्यूड छोटा है तो इस तरफ होगा न्यूट्रल पॉइंट, यदि Q2 का मैग्नीट्यूड छोटा होगा तो न्यूट्रल पॉइंट इस तरफ होगा। ये आप हमेशा कंसेप्ट ध्यान में रखिए। इसके बाद आपसे इस पे बोर्ड में हमेशा न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, है ना। 2019 में क्वेश्चन आया था इससे, है ना, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो आपको यहाँ से तो दिखाई दे दिया कि Q1 और Q2 के कोरस्पॉन्ड बाहर P बाहर चला गया है ना। तो मैं तो अभी आपको बताया, क्लियर है। तो इससे मैं आपको हमेशा एक कंसेप्ट ध्यान में बता देता हूँ कि आपको एक कंसेप्ट ध्यान में रखना है कि न्यूट्रल पॉइंट लाई नियर टू द स्मॉलर चार्ज, ठीक है। हमेशा इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा कि न्यूट्रल पॉइंट लाइज नियरर टू द स्मॉलर चार्ज। हमेशा इस बात को ध्यान में रखिएगा, है ना, ठीक है। तो आपको यहाँ से दिखाई दे दिया होगा कि Q1 एंड Q2 दोनों, जो कि न्यूट्रल पॉइंट जो P है वो आउटसाइड लाई कर रहा है, तो आपको पता चलेगा कि दोनों अपोजिट नेचर के होंगे सबसे पहली बात। और Q2 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो Q1 के मैग्नीट्यूड से छोटा होगा, ये आपको ध्यान में हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे ये गलत है ना, Q1 का मैग्नीट्यूड नहीं, Q1 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, है ना, एंड ये गलत है ना। और Q1 Q2 आर अपोजिट साइन, ये आपको मैं बता दिया, है ना। क्लियर है? तो जिन बच्चों का 24 आया होगा तो दे आर गुड स्टूडेंट्स, एंड इसी तरह से आप पढ़ते रहिए, है ना। 24 आउट ऑफ 24 ही क्वेश्चन था, 24 आउट ऑफ 24। एंड इस तरह के वीडियो को पाने के लिए आप इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर